हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि सबसेट क्या होता है, उसके बाद सबसेट कैसे बनाते हैं और सबसेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसेट और सुपरसेट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सबसेट। देखो, सबसेट, सब का मतलब क्या होता है? पार्ट। और सेट से मतलब सेट से आए हुए जो पार्ट रहेंगे वो सबसेट कहलाएंगे। ओके, तो सबसेट के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसके सबसेट बनाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, सबसे पहले लेट वी हैव अ सेट ए। ओके, तो ए हमारे पास एक सेट है। अब हम इसके क्या करेंगे? सबसेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज A is equal to 1, 2, 3. 1, 2, 3. So how to create subset? हम इसके पार्ट करने हैं। तो सबसेट भी एक सेट होगा। इट मीन्स दैट सबसेट के जो एलिमेंट होंगे वो हम कोमा से सेपरेट करेंगे और उनको एनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो आओ इसके सबसेट लिखते हैं। सबसेट ऑफ नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ए। इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे? लुक केयरफुली। हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। तो हम क्या करते हैं? पहले 1, 1 को लिखते हैं एज एन सेट। ठीक है, फिर उसमें 2 एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 1, 1 में हमारे पास फर्स्ट सबसेट आएगा 1, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरह से सबसेट को भी हम किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है, तो ये भी सबसेट बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अभी सारे एलिमेंट ओवर हो गए, अब 2, 2 की ग्रुपिंग करेंगे। सो 1, 3 1, 3 को सेपरेट कर देंगे कोमा से। नेक्स्ट इज 1 की किसके साथ पेयरिंग हो रही है? 2 के साथ। 1 की 2 के साथ भी हो रही है। ठीक है, 1, 2, 1, 3। ठीक है, और उसके बाद 2 की 3 के साथ होगी। ठीक है, अभी हमारे पास 2 के पेयर खत्म हो गए, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ठीक है, उसके बाद हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। 3 के पेयर्स में हमारे पास है 1, 2, 3 इट्सेल्फ। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे। क्या होंगे? सबसेट होंगे। ठीक है, अगर कहीं 1, 3 हमने लिखा, 2, 1 लिखा है तो 3, 1 नहीं करेंगे, 3, 1 नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 2, 3 हमने लिख दिया तो उसको 3, 2 दोबारा उसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ऑर्डर है वो इमेटेरियलाइज है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सेट में। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द सेट। वी कैन राइट एलिमेंट ऑफ द सेट एट एनी पोजिशन। ओके, तो ये सभी क्या हो गए? इसके सबसेट हो गए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, यहां से कोई एक सबसेट को उठा लेता हूं, उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज बी इज इक्वल टू 1। बी हमारे पास एक सेट है 1। ठीक है, इसको सेट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब 1 देखो क्या ए में है? ठीक है, 1 देखो अब ए में है। अब क्या बी ए का सबसेट है? कैसे देखेंगे अब हम? उसके लिए हमें एक की पॉइंट नोट करना पड़ेगा। वो की पॉइंट क्या है? वह है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी are present in set A, then set B is known as subset of set A। ठीक है, तो यहां पर हम सिंबल यूज कर लेते हैं। सबसेट के लिए मैं सिंबल यूज करता हूं, सबसेट के लिए सिंबल यूज करते हैं, दैट इज दिस वन सिंबल। सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब हमने बोला कि ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। 1 इज एलिमेंट ऑफ बी। और दूसरी साइड क्या है? 1 ए में भी प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए। 1 प्रेजेंट है ना, तो हम लिखेंगे 1 is also element of A. It means that this implies that B is
सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, से बी इज सबसेट। सबसेट के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, दिस वन, ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ, और बी की जगह हम लिखेंगे वो अच्छा रहेगा, सेट बी। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे हम। ठीक है, और कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास सी जो है वो एक सेट है। ठीक है, 1 3 1 3। अभी चेक कर लेते हैं। सी का एलिमेंट 1 है। 1 इज बिलोंग्स टू सी एंड 1 आल्सो बिलोंग्स टू ए। ये देखो 1 ए में भी है। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 बिलोंग्स टू सी एंड 3 बिलोंग्स टू ए। 3 ए को भी बिलोंग्स करता है। इट मीन्स दैट set C is subset of set A. Set C is subset of set A. ठीक है, ये हमारा था यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हमने लिया सेकेंड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई सेट D है। ठीक है, सेट D जो हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है पार्ट हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अब चेक करते हैं। 1 इज एलिमेंट ऑफ D, 1 is element of D and 1 is element of A. क्लियर, 1 D में भी है और 1 A में भी है। ठीक है, उसके बाद 2 is element of D and 2 is element of A। देखो 2 D में भी है, 2 A में भी है। उसके बाद 3 is element of D and 3 is element of A। 3 D में भी है और 3 A में भी है। This implies that D is subset of set A. D is subset of set A. ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया कि सबसेट कैसे हम बनाते हैं, सबसेट कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 2 सेट हमें गिवन हो, लाइक सेट D है और सेट A है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक दूसरे के सबसेट हैं या कौन किसका सबसेट। ठीक है, अभी तो हमने सबसेट के बारे में बात की। तो सबसेट में एक ये डेफिनेशन है जो सबसेट की, व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट B आर प्रेजेंट इन द सेट A, देन सेट B इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास अवेलेबल है ये फर्स्ट रिलेशंस, B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं यहां पर। B इज सबसेट ऑफ सेट A। ओके, इट मीन्स दैट ऑल एलिमेंट ऑफ B are present in set A. Okay, and all, and it means set A contains all element of B. So set A is known as superset of set B। ठीक है, सुपरसेट है, सेट सुपरसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि B A में कंटेन है, A के अंदर B आता है। ठीक है, तो सुपरसेट को हम कैसे लिखते हैं, सुपरसेट को लिखने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं लाइक दिस, उल्टा, उससे उल्टा सिंबल हम यूज करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, A इज सुपरसेट ऑफ B। A इज सुपरसेट ऑफ B। इसको कैसे स्पीक करेंगे, सेट A इज सुपर सेट ऑफ सेट B। सेट A इज सुपर सेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो ये था हमारा सेट और सबसेट और सुपरसेट। आपने देखा, ठीक है, अगर B A का सबसेट है, देन A इज सुपरसेट ऑफ सेट B। देन A इज सुपरसेट ऑफ सेट B। अब जब हम सबसेट बनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। ठीक है, तो नीचे वाला एग्जांपल मैं रब कर देता हूं। सो pause the video to note it down।
ठीक है, तो आप सभी ने, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिखवा देता हूं आपको। तो कुछ की पॉइंट है हमारे पास। की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जीरो इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जीरो इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट में हम जीरो लिखते नहीं है, क्योंकि जीरो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट होता है। तो हम यहां लिख रहे हैं जीरो। जीरो को हम डिनोट करते हैं 5 से, अकेले 5 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब a इज इक्वल टू 5। ओके, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो जीरो इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स बाय डिफॉल्ट। मतलब ये गिवन हो या ना हो, ये अंडरस्टूड है कि जीरो हर सेट का सबसेट है। ठीक है, तो इसकी सेकंड जो की पॉइंट है, सेकंड की पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो कि हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3। ठीक है, तो ये सेट खुद का ही सबसेट होगा। इट मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये होगा ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखो, हमने जब ए को सबसेट बनाए तो वहां पर 1 2 3 एक सबसेट अवेलेबल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? ए ही तो है, ये दोनों ए ही तो है। तो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और जो थर्ड की पॉइंट है, दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो 2 रेज टू पावर n। और यहां पर कंडीशन क्या है? n इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऊपर देखते हैं जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, दैट इज ए। ठीक है, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सबसेट आपकी बुक्स में दिया होता है। ठीक है, मतलब सबसेट को भी हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशंस यही रहेगी। ओके, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो सबसेट को हम ब्रेक कर रहे हैं 2 डिफरेंट पार्ट में। सबसेट को 2 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को शो करने का जो सिंबल होता है, सिंपल ये सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो वो फिक्स है क्या? अगर सेट ए इज इक्वल टू 5, मतलब 0 के बराबर है, ये एक 0 के बराबर है, तो 0 इज इम्प्रॉपर सबसेट। सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज 0 इज इम्प्रॉपर सबसेट। और ये फिक्स है, 0 इज इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ऑलवेज ओनली 1 इम्प्रॉपर सबसेट प्रेजेंट इन ऑल सेट। ठीक है, तो एक की पॉइंट आप यहां पर नोट कर सकते हैं, ऑलवेज ओनली 1
improper subset present in all sets। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट में ठीक है कंडीशंस वही रहती है, ऑल एलिमेंट ऑफ द बी इफ प्रेजेंट इन द ए देन बी इज नोन एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इसमें डिफरेंस भी बता देते हैं आपको कैसे होगा। ठीक है, लेट वी हैव टू नॉन एम्पटी सेट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए। टू नॉन एम्पटी सेट्स एज सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स of set A present in set B then B, और हम बोल सकते हैं यहां पर set B is known as proper subset of सेट ए। दैट इज, कैसे लिखेंगे उसको हम, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ए। एनसीईआरटी में इसी को सबसेट बोला गया है, एनसीईआरटी में इसी को सबसेट बोला गया है। ठीक है, लेकिन जब आप एनडीए के लिए, आईआईटीज के लिए जाओगे तो आपको प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है, डेफिनेशन दोनों में सेम है। सुपरसेट में फर्क पड़ जाता है। सुपरसेट में कैसे फर्क पड़ता है, ओके, यहां पर तो सारे बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं। ओके, इफ देखो यहां पर हम सुपरसेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। सुपरसेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट मीन्स सेट ए कंटेन्स all elements of set B. So set A is known as super set of set B। ठीक है, सुपर सेट को सिमिलरली यहां पर कैसे लिखेंगे, जैसे प्रॉपर को लिखा है, तो A इज सुपर सेट ऑफ सेट बी। ये हमने यहां पर सुपर सेट को डिफाइन कर दिया। इसमें अगर हमारे पास प्रॉपर सबसेट है तो उसका सुपर सेट ये रहेगा, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट present in set B, then B is proper subset of set A। अब बात समझे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। सपोज करो कि ए हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, और बी हमने दूसरा सेट ले लिया, वो 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर देखो बी में 1 है, ए में 1 है, 2 है, 2 ऊपर ए में भी है, 3 है यहां पर, 3 यहां पर भी है। इसका मतलब हुआ कि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, लेकिन ए में जो 4 है वो बी में नहीं है। ए में जो 4 है वो बी में नहीं है। ठीक है, तो तभी तो ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ। ये जो सिंबल यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए।
अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट किससे कैलकुलेट करते हैं? 2 रेज टू पावर n जो कार्डिनल नंबर है। अब इम्प्रॉपर सबसेट तो हमारे पास क्या फिक्स है भैया, एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक की पॉइंट और नोट करो। की पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने रहेंगे? ठीक है, 2 रेज टू पावर n टोटल सबसेट्स हमारे पास रहेंगे और उसमें से करेंगे हम -1 इम्प्रॉपर सबसेट को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था यहां पर n ऑफ a, उसमें 4 एलिमेंट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे? सबसेट्स रहेंगे 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16। ठीक है, और बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो कितने रहेंगे? 2 रेज टू पावर 4 -1 दैट इज 16 -1 दैट इज 15। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और सिंपल सबसेट क्या होता है। दोनों में एक बिग डिफरेंस है, सिर्फ एक सिंबल में ही डिफरेंस है। अगर हम देखें प्रॉपर सबसेट को हम डिफाइन कर रहे हैं दिस वन लेटर से, सॉरी दिस वन लेटर से हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेट का, सबसेट का। ठीक है, सेट और सबसेट, और हमने यहां पर सुपर सेट को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट के लिए हमारे पास 2 सेट का होना जरूरी है, क्योंकि एक सेट को दूसरे सेट से कंपेयर करेंगे। अब एक सेट अपने आप के तो इक्वल ऑटोमेटिकली होता ही है ना, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, वो अपने आप के तो इक्वल होगा, लेकिन जब हम इक्वल सेट की बात करेंगे तो वहां पर एटलीस्ट हमारे पास 2 सबसेट होने चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट। ओके, इसके लिए हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। लेट वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट। 2 नॉन एम्प्टी सेट, ओके, एज सेट A एंड सेट B। ठीक है, हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ओके, all elements of set A present in set B and all element of set B, sorry, all element of set A हमने लिखी है, हाँ, all element of set B also present in set A, then both sets are known as equal sets। both set are known as equal set। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सेट A। सपोज सेट A हमने ले लिया, दैट इज मास MA। एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर MASS। ठीक है, और सेट B हमने ले लिया यहां पर SAM। ठीक है, अब आपको पता है कि हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक एलिमेंट को भी हम रिपीट नहीं करते। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन एनी सेट। तो यहां से हमारे पास जो सेट A आएगा निकल के, क्योंकि S अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा MAS। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, यहां पर हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, ए से बी को कंपेयर कराएंगे। एम इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एम इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट हमने देखा। सेकंड एलिमेंट में हम देखेंगे m is element of A, m is element of B। दूसरा A is element of A and A is element of B। थर्ड हमारे पास आएगा, थर्ड हमारे पास A हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, लास्ट बचा हमारे पास S, S is element of A and S is element of B। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों A के एलिमेंट B में हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है, A is सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम B से A में देखते हैं, B टू A में देखते हैं। ठीक है, जो B में एलिमेंट S है वो A में भी है, दैट इज। ठीक है, जो B में A एलिमेंट है वो A में भी प्रेजेंट है, B में M है तो M A में भी प्रेजेंट है। तो सिमिलरली मैं करके लिख देता हूं यहां पर, सिमिलरली, सिमिलरली। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास है M इज एलिमेंट ऑफ B एंड M इज एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, सेकंड हमारे पास है A इज एलिमेंट ऑफ B एंड A इज एलिमेंट ऑफ A। थर्ड हमारे पास है S इज एलिमेंट ऑफ B एंड S इज एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज सबसेट ऑफ सेट A। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस शोज दैट A is subset of B and B is subset of A। It implies that A is equal to B। A is equal to B means set A is equal to set B। set A is equal to set B। ठीक है, तो जितने A में एलिमेंट होंगे, सॉरी, जो A में एलिमेंट होंगे वो B में होंगे, जो B में होंगे वो A में होंगे, तभी तो दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर की फॉर्म में इक्वल सेट्स को, तो क्या लिखेंगे, इक्वल सेट में हम लिखेंगे X is the collection of element X such that X belongs to A and X belongs to B। X A में भी होना चाहिए, X B में भी होना चाहिए। then A is equal to B। A is equal to B होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन ये बनती है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर एक की पॉइंट आप नोट करो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप की पॉइंट नोट करो यहां पर, की पॉइंट। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। सपोज करो कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3, सेट बी हमारे पास है A E I। ठीक है, अभी देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B इज, देखो 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द B इज इक्वल टू 3। दैट इज सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। सेट B के इक्वल हो गया। बट अब बात करते हैं इक्वल में। ठीक है, अब 1 इज देखो हमें क्या है, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ A। ओके, बट 1 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ A। 1 यहां पे प्रेजेंट नहीं है। 2 इज एलिमेंट ऑफ A बट 2 इज नॉट एलिमेंट, सॉरी इधर B आएगा, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। 3 इज एलिमेंट ऑफ A बट 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, और दूसरे हिसाब से देखते हैं, जब B से A को करवाते हैं कंपेयर, तो A इज एलिमेंट ऑफ B बट A इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ A। ओके, सेकंड हमारे पास E है, E इज एलिमेंट ऑफ B बट E इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ A।
ठीक है, I इज एलिमेंट ऑफ B बट I इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ A। तो हम यहां पर क्या लिखें, ठीक है, सबसेट होने के लिए एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, बट सबसेट ना होने की कंडीशन में कोई एक एलिमेंट अगर दूसरे सेट में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। यहां तो सारे ही एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर A is not subset of B and B is not subset of A. Hence A is not equal to B। ठीक है, ये दो सेट हमने लिए, देखा कि ये इक्विवेलेंट है बट ये इक्वल नहीं है, बट इक्वल सेट, अगर ये इक्वल होते तो इक्विवेलेंट तो होते ही। ठीक है, तो इसका कन्वर्स हमने कर दिया, अगर सेट इक्विवेलेंट होंगे तो जरूरी नहीं है ऑलवेज कि वो इक्वल हो। ठीक है, ऑलवेज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज वो इक्वल हो। अगर यहां पर 1 2 3 होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी फिर भी 3 होते तो इक्विवेलेंट तो होते, और उसके साथ सारे सेट ए सेट बी का सबसेट होता, सेट बी सेट ए का सबसेट होता, और वो इक्वल भी होते। तो ये था हमारा इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट के बाद हम डिस्कशन करते हैं वेन्स डायग्राम की। नहीं, वेन्स से पहले हम बात करेंगे पावर और यूनिवर्सल सेट की। पावर सेट क्या होता है, अभी हमने सेट सबसेट पढ़ा। ठीक है, जितने भी सबसेट है उन सब का कलेक्शन करके एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। ओके, तो पावर सेट को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ अ सेट। ओके, सो पावर सेट क्या है, खुद में ही क्या एक सेट है, पावर सेट। ठीक है, तो हम यहां पर कोई सेट कंसीडर कर लेते हैं पावर सेट को डिफाइन करने के लिए। लेट वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट, या फिर एम्प्टी भी होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी हैबिट होगी ये नॉन एम्प्टी लिखने की, नॉन एम्प्टी सेट ए। हमने सेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट यहां पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, सो इट्स power set is written by letter, written by symbol P of A। ठीक है, अगर हम P of A लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, P is a power set of set A। ओके, अभी पावर सेट क्या होता है उसके लिए देख रहे हैं। पावर सेट इज सेट ऑफ, पावर सेट इज सेट, है ना, और हम ये भी लिख सकते हैं पावर सेट इज अ सेट, ये अंडरस्टूड है, ये सेट तो है। और पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ, सेट का मतलब कलेक्शन ही होता ना, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ all subsets of set A, हमने यहां सेट ए माना, तो हमने उसके जितने भी सबसेट रहेंगे सभी के कलेक्शन को बोल दिया पावर सेट। ओके, तो अब हम ये सेट ए को अज्यूम कर लेते हैं। सेट ए हमारे पास है ए ई आई, कोई 3 एलिमेंट हमने यहां पर ले लिए हैं। ठीक है, अभी हम इसके सबसेट्स लिखते हैं। ओके, तो सबसेट्स ऑफ सेट ए, इसके क्या क्या सबसेट रहेंगे। ठीक है, पहले एक एक एलिमेंट को लेते हैं, ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई। ठीक है, उसके बाद 2 की पेयर कर लेते हैं, ए ई, उसके बाद ए का आई के साथ पेयर हो गया। नेक्स्ट ई आई, और लास्ट में हमारे पास ए सेट इटसेल्फ इज सबसेट। ओके, एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब हमारे पास देखो कितने सबसेट होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0 हम लिखते नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ही सबसेट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब इन सबको कलेक्ट करेंगे एज एन ए सेट। तो पावर सेट ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग टेक्निक को भी समझे। पावर सेट ऑफ सेट ए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। ठीक है, इसको एनक्लोज करने के लिए इन सबसेट्स को, तो हम लिखेंगे ऐसे,
ए ई आई ए ई, ठीक है। जितने भी हमारे सबसेट हैं वो इसके क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। क्यों? क्योंकि पावर सेट भी तो एक सेट है और सेट के अंदर तो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, ए आई ई, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो दिस इज अ पावर सेट ऑफ सेट ए। अब ये जो हमने यहां रिप्रेजेंट किया करली ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। और ये हम यहां पे लिख सकते हैं, हेंस दिस इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ओके, एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये अकेला तो एलिमेंट होता है, लेकिन जब इसको ब्रेसिस के अंदर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, हमारे पास ई है, ई को ऐसे लिखेंगे, ई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। यहां पर आई ए है, आई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं लिखूं फाई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल। तो पावर सेट ऑफ जब भी होगा ना, पावर सेट, वो कभी एम्पटी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही क्या रहेगा, उसका एक मेंबर तो रहेगा ही रहेगा। चाहे हमारे पास सेट ए एम्पटी सेट हो तो उसका एक सबसेट रहेगा फाई, और फाई एक सबसेट है, इसका मतलब फाई किसका भी होगा, फाई एलिमेंट होगा, फाई एलिमेंट होगा। देखो यहां पर अगर हम मान के चलते हैं, स्पेशल केस ले लेते हैं इधर, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस में हमने सेट ए को ले लिया एज व्हाट, एज नॉन एम्पटी सेट। इसको फाई से भी लिख सकता हूं मैं, और इसको डिनोट कर सकता हूं लाइक दिस। एम्पटी सेट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसके सबसेट देखो क्या बनेंगे, इसके सबसेट तो इटसेल्फ यही बनेगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका सबसेट तो इटसेल्फ फाई ही बनेगा। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एम्पटी सेट को ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब पावर सेट लिखेंगे, पावर सेट तो वो कैसे लिखेंगे, ये फाई तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा भैया। ये या तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इनको क्लोज करने के लिए दूसरी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। मतलब ये क्या है, ये तो इसका सबसेट है ना, सेट ए का सबसेट यही तो है फाई, इसका मतलब क्या है, फाई, ठीक है। अरे भैया फाई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी एम्पटी ब्रैकेट लिखे, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब पावर सेट लिखेंगे तो इसको एनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, एम्पटी सेट के पावर सेट में एक एलिमेंट होता है। तो पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्पटी सेट। तो यहां पर की पॉइंट आप नोट कर सकते हो, पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्पटी सेट। वो नॉन एम्पटी सेट होता है कि भैया उसमें एक एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा, एक एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, एंड इसको सबसेट में लिखना तो दिस, ओके, एंड दिस इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने सबसेट होंगे। तो यहां पर सेकंड की पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सेकंड की पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। जितने सबसेट होंगे सेट ए के, ये इसका सेकंड की पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक और एग्जांपल है, इसका हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो कि सेट ए हमारे पास है 1 M C D, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम इसके पावर सेट लिखेंगे, इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ सेट डायरेक्ट लिख देते हैं हम। पावर सेट में हमारे पास ब्रैकेट दूसरी यूज कर लेते हैं, 1, ठीक है, M, ठीक है, C
D, 1M, 1C, 1D, okay, and MD, MC, MD, ठीक है, MC, MD, okay, then 1MC, अब 3 में ट्रिपलेट बना लेते हैं, ठीक है, 1MC, 1MD, ठीक है, 1MD, ओके, एंड MCD, ये देखो MCD एक ट्रिपलेट यहां से बनेगा, ठीक है। उसके बाद 4 एज इट इज हमारे पास आ रहा है 1MCD, ठीक है, काउंट करते हैं, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to power 4, 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। इसका मतलब वी मिस्ड समथिंग, 1MCD, 1M, 1C, 1D, 1M, 1C, 1D, ओके, MC, MD, MC, MD, ओके। उसके बाद CD हम यहां पर मिस कर रहे हैं, C का D के साथ भी बनेगा, ठीक है, मैं उसको लास्ट में लिख रहा हूं CD, ठीक है। CD हमने यहां पे मिस किया। उसके बाद हम ट्रिपलेट बनाते हैं, एक 1MC बनेगा हमारे पास, ठीक है, एक 1M विथ D बनेगा, 1MC 1M विथ D बनेगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक MCD बनेगा हमारे पास, MCD बनेगा, MCD अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। एक 1MD हमारे पास है, टोटल कितने हो गए अब हमारे पास, 1 MCD हमारे पास बन गया। उसके बाद ऑप्शन नहीं है ट्रिपलेट बनने का, क्योंकि ऑलरेडी 1MC एक है, 1MD एक हमने बनाया, ठीक है, तो MCD एक बन गया। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और 15 हमारा 5 हो गया। अभी भी एक मिस कर रहे हैं हम, 1MCD, ओके, 1M, 1C, 1D, okay, 1M, 1C, 1D, MC, MD, MC, MD, okay, and CD is there, 1MC is here, 1MC is here, okay, and 1MD is here. After that MCD is here, okay, and CDM हम बना नहीं सकते क्योंकि उधर तो उसको अरेंज किया हुआ हमने, ठीक है, तो नंबर्स तो अवेलेबल है ना, ये 1MCD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी एक रहता है। एक बार फिर से देखते हैं इसको, शायद मिस कर रहे हैं, 2 में तो नहीं मिस कर रहे हैं, पेयर्स में देखते हैं। MCD, 1M, 1C, 1D, 1M, ओके, 1C, 1D, ओके, 3 बनेंगे पेयर्स तो हमारे 1 के साथ। अगर इन तीनों में देखते हैं हम, 1 का सबके साथ हो गया, M का देखा MC, MD, MC, MD हमारे पास है, C का D के साथ बनेगा, C का M के साथ ऑलरेडी है, C का 1 के साथ ऑलरेडी है पेयर, C का D के साथ हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, 1 का M के साथ, C के साथ, D के साथ, 1 का M के साथ, 1 का C के साथ, 1 का D के साथ, M का 1 के साथ, ये हमारा सिग्नेस 1 का M के साथ नहीं अवेलेबल है, M का C के साथ MC है, M का D के साथ वो भी है, ठीक है, और तो C का M के साथ MC हमारे पास है, MC वो नहीं होगा, ओके, C का 1 के साथ ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा, C का D के साथ वो हमारे पास हो गया ये, ठीक है, वो लास्ट में है, C का D के साथ पेयर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें ट्रिपलेट देखते हैं, ट्रिपलेट कितने बनेंगे, ट्रिपलेट 1MC, 1MD, ठीक है, 1MC, 1MD एंड MCD और 1CD, we are missing here one triplet, 1CD, listen, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हम इस तरह से उसको लिख सके। इसको एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूं, 1MC,
डी। जब ट्रिपलेट बनाएंगे तो फर्स्ट ट्रिपलेट हमारे पास 1mc का बनेगा, 1mc अवेलेबल है जी। ठीक है, सेकंड ट्रिपलेट जो बनेगा 1m और d का बनेगा, 1m d भी अवेलेबल है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिए। आफ्टर दैट ठीक है, m से बनाएंगे तो mcd बनेगा, mcd अवेलेबल है जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमने मिस किया था दैट इज mcd के बाद 1 का c के साथ और d के साथ, 1 का c और d के साथ ट्रिपलेट बन रहा है, यही हम मिस कर रहे थे। ठीक है, और 5 तो हम लिखते नहीं है। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो आपको यहां पर अच्छे से समझ आ गया कि पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होता है। अब इसमें हमने कैलकुलेट भी कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास यहां पर एलिमेंट प्रेजेंट है और 16 हमारा 5 है। ठीक है, तो यहां पर जो 1 है ना, यहां पर जो 1 अंदर है तो ये इसका एलिमेंट है। नाउ 1 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली m इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 1 इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नहीं, ये रॉन्ग है। 1 इज नॉट अ सबसेट, 1 इज इन दिस वे, 1 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए क्या होगा, सबसेट के लिए हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे हम लिखेंगे, दिस इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अभी ये हमारे पास सबसेट होगा, ये सबसेट ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम उसको सबसेट नहीं लिख सकते। तो आप क्लियर करेंगे ब्रैकेट्स की, ब्रैकेट ओपन हो रही है, एलिमेंट किस पैटर्न में लिखे हुए हैं आप उसकी भी केयर करेंगे। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल से आपके डाउट्स मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो कि हमने लिखा सेट ए हमारे पास है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके सबसेट लिखने हैं हमें। सबसेट लिखने के लिए क्या होना चाहिए, देखो इसके सबसेट कैसे आएंगे। देखिए अब 1 पहले एलिमेंट देखते हैं, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, बात सही है। ठीक है, अभी ऊपर हमारे पास 2 और 3 कंबाइन है तो हम एज इट इज लिखेंगे उसको, एज इट इज 2 and 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। 2 and 3 हमारे पास एक एलिमेंट है, देखो यहां पर कोमा और इससे पहले कोमा, 2 कॉमास के बीच में एक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब उसको इस फॉर्म में लिखे या किसी और फॉर्म में लिखे, वो रहेगा एलिमेंट ही। ठीक है, इसी तरह से 4 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अभी आप एलिमेंट को समझ गए हैं, अभी सबसेट लिखते हैं। इस साइड हम लिखेंगे सबसेट्स। ठीक है, 1 को अगर मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूं, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अभी हमारे पास 2 3 अभी तो ये एलिमेंट है, अब बन गया ये सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से 4 इज सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो आपको अभी एलिमेंट में और सबसेट में क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है कि एलिमेंट कैसे बनते हैं, सबसेट कैसे बनते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या 5 इसका एलिमेंट हो, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोलोगे आप? अब 5 यहां प्रेजेंट है, 5 आप कैसे लिख सकते हो एलिमेंट को? एलिमेंट तो आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो उसका एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका क्या होता है, एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर 5 इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट भी होगा। इसका मतलब तो ये है ना, ये इसका सबसेट भी होगा। सबसेट है लेकिन यहां पर एलिमेंट आपको शो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, अंडरस्टैंड करनी होंगी। ठीक है, तो पावर सेट आपके सामने हमने 2-3 एग्जांपल से इसको कंप्लीट किया। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज में इसकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया? यूनिवर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी। ओके, सो यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग।
विच इज इन द एनवायरमेंट, प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेट्स होते हैं, उन सभी को कलेक्ट करके लिखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब उन सभी को कलेक्ट करेंगे तो उनकी कैटेगरी एक होनी चाहिए, वो सिमिलर टाइप्स के होने चाहिए, उनका सेम पैटर्न होना चाहिए, उनका सेम पैटर्न। क्यों, देखो यूनिवर्सल सेट भी तो सेट है, तो उसको सेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। तो जब यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ सेट को क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, तो वो सभी सेट एक पैटर्न के होने चाहिए। ओके, सो यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड in a specific context, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, हैंस यूनिवर्सल सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, अब मेरे पास एक सेट ए है, देखो यहां पर सेट ए में हमारे पास 1 2 3 है, सेट बी हमारे पास है 1 4 5 है, सेट सी हमारे पास है 2 6 7 है। ठीक है, 3 सेट हमने लिए। अब 3 सेट है हमारे पास ये। ठीक है, तो क्या किसी एक दूसरे का सबसेट है, नहीं है, कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। लेकिन ये तीनों कंबाइन करके, ये तीनों क्या है, इन तीनों की नेचर क्या है, तीनों में ही हमारे पास नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। हम बोल सकते हैं तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर को या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को। इन तीनों में ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इन तीनों में ये कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर फोर्थ सेट में यहां पर लिख देता वो डिफरेंट होता, वो किसी शेप्स को, किसी पैटर्न को, किसी सॉल्यूशन का इक्वेशन होता। सपोज करो उस सॉल्यूशन का इक्वेशन आता हमारे पास इर्रेशनल नंबर, जो इन तीनों सेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम पैटर्न सेम काइंड। क्योंकि सेट एक वेल डिफाइंड होता, एक रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहां पर डी सेट ले लिया भैया, डी सेट ले लिया। ठीक है, डी सेट में हमारे पास है √3 √7, ठीक है, √30 लाइक दिस हमारे पास है। अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। देखो ये तीनों सेट जो है ए बी सी, 3 बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। अब ये देखो ये किसको बिलोंग करता है, सेट डी बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर मतलब सेट डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में ये भी आते हैं। अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा और वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, तो उसमें ए बी सी 3 सेट को इंक्लूड करूंगा। अगर मेरा यूनिवर्सल सेट बनाता हूं और यूनिवर्सल सेट बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो उसमें हम चारों सेट ए बी सी डी को कंसीडर करेंगे। तो यहां पर कंटेक्स्ट जो हमने वर्ड लिखा है, टर्मिनोलॉजी यूज की, कंटेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिमिलर काइंड के, सिमिलर प्रॉपर्टी के जो सबसेट्स होंगे उन सभी को मर्ज करके एक बिग सेट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इन तीनों सेट के साथ जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 1 2 3। ठीक है, यहां पर 1 ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 4 यहां पर नहीं है, 5 भी सेट ए में नहीं था। ठीक है, अभी सी में देखेंगे, 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 6 और 7 नहीं है। ठीक है, और इस कैटेगरी के लिए अगर न्यू बनेगा तो उसमें एड ऑन हो जाएगा, इसमें √3 √7 और √13। तो इसके एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, √3 √7 एंड √13। ठीक है, अभी दोनों देखो, अब दोनों यूनिवर्सल सेट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर एक की पॉइंट आप नोट करके रखो। ठीक है, every
set is subset of यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, जिस सेट से यूनिवर्सल सेट बना है तो वो उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। यहां पर देखो, अब ए के एलिमेंट इसमें है ना, 1 2 3 आर एलिमेंट ऑफ ए एज 1 2 3 आर एलिमेंट ऑफ यू, सो ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, इसी तरह से बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, बट यहां पर डी इज नॉट सबसेट ऑफ यू, क्योंकि डी के एलिमेंट यहां पर नहीं है। बट इस कंस्ट्रक्ट में देखेंगे तो 1 2 3 ए में है, तो यहां पर है ए इज सबसेट ऑफ दिस न्यू। ठीक है, सिमिलरली बी इज अ सबसेट ऑफ न्यू, सी इज अ सबसेट ऑफ न्यू, एंड यहां पर डी के एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। जब भी आप यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप सिमिलर पैटर्न, सिमिलर रूल, सेम काइंड की बात करेंगे। ठीक है, तभी आप यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक पिक्चर के थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम क्या है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। ठीक है, सो वेन डायग्राम इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेन डायग्राम उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इस कॉर्नर में लिख देंगे हम यू। मतलब ये वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, और दूसरे जो हमारे सबसेट होते हैं, सबसेट्स, ठीक है, सबसेट लाइक ए बी सी, जो सबसेट किसके होते हैं, यूनिवर्सल सेट के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ऊपर लिख देते हैं सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हम यहां पर ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेट ए हमने कंसीडर कर लिया, सेट ए हमारे पास रहेगा 1 2 एंड 7। सेट बी हमने कंसीडर कर लिया, सेट बी हमने कंसीडर कर लिया 3 4। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, ए में हमारे पास 1 2 और 7, ये तो हमारे पास हो गया ए के एलिमेंट। ठीक है, और बी में हमारे पास है 3 4, ये बी के एलिमेंट हो गए। और जब बच गया हमारे पास, देखो क्या क्या बच गया हमारे पास, 5 बच गया हमारे पास। ठीक है, और बच गया हमारे पास 6। ठीक है, तो वो आ गए हमारे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये न्यू हो गया, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, आई बात समझ में। रेक्टेंगुलर बॉक्स से, रेक्टेंगुलर बॉक्स में सारे नंबर हैं। ठीक है, सारे नंबर अवेलेबल हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 7 नंबर इन सेट ए वी आर गोइंग टू ग्रुप 1 to 7 इन अ सर्कल, it represent the set A, and 3 4 we are going to represent within a circle, within a circle it represent the set B, it represent the set B। और यहां पर आप बोल सकते हो इस डायग्राम को देखकर, जो सेट A है वो सबसेट है किसका, न्यू का, जो सेट B है वो भी सबसेट है न्यू का। ठीक है, वो भी सबसेट है न्यू का। ठीक है, तो ये था हमारा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा पीछे रह गया और वो है इंटरवल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरवल का जनरली हम यहां पर सिर्फ बेसिक सीखते हैं, उसको अप्लाई करेंगे कहां पर, उसको अप्लाई करेंगे हम लिमिट्स में।
लिमिट में, कंटिन्यूटी में, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज में, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा लिमिट का यूज होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, रिलेशंस है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस है हमारी, वहां पर इंटरवल का बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल्स, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल हम बोलते हैं ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन, ठीक है, इंटरवल हमारे पास ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है। तो इंटरवल को समझने के लिए हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन का सेंटर पार्ट हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, दैट इज 0। इसके इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 4 एंड 5, दिस गोज अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -1, -2, -3 एंड सिमिलरली -4, -5 एंड दिस गोज अप टू द नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं? ड्यूरेशन को कंसीडर करते हैं, ड्यूरेशन, ठीक है। यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल हम मान लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल हमने माना एक्स को, ठीक है, और एक्स की ड्यूरेशन जो रहेगी, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन -3, ओके, एक्स इज लेस देन -3 एंड लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन, मानते हैं इधर, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 4, ठीक है। तो हमने माना कि x जो है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा मतलब -3 से इधर का होगा, और लेस देन 4 है तो लेस देन 4 से मतलब इधर का होगा। मतलब हम उसमें 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे और इधर 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब इसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो वहां हम बबल दे देते हैं। क्या कर देते हैं? बबल। ये 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ये 4 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 3 एंड 4 आर एक्सक्लूडेड। तो यहां से यहां तक ये जो ड्यूरेशन है, इसमें x वेरी करेगा। x की कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं -3 से 4 के बीच में, और जो -3 और 4 है यहां पर वो बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बाउंड्रीज एक्सक्लूडेड हैं, तो ये होता है हमारे पास इंटरवल। तो ये इंटरवल अगर टाइम में अगर बात करें तो ये सारी जो हमारी नंबर्स है नंबर लाइन पे सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसका इंटरवल देखें, इसका इंटरवल निकालना हो हमें, ठीक है, सपोज करो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, यहां कोई पर्टिकुलर नंबर ए है, यहां कोई पर्टिकुलर नंबर बी है, मींस एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी। तो इंटरवल होगा हमारा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। तो इंटरवल की अगर टाइप की बात करें तो इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, इसको एक बार रब कर देते हैं। क्लोज और ओपन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं हम। अब ड्यूरेशन होती है, सिर्फ हम ये मान के चलेंगे कि इंटरवल कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरवल की 2 टाइप होती है हमारे पास। इंटरवल की 2 टाइप होती है, एक होती है हमारे पास क्लोज इंटरवल और दूसरी हमारे पास होती है इसकी ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज ब्रैकेट से, या तो 2 ब्रैकेट्स में इंटरवल की जो ड्यूरेशन होगी उसको इन 2 ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, या फिर इन 2 ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज है, ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट ओपन हो जाती है ऐसे। ओपन इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस टाइप की ब्रैकेट है तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ये पैटर्न है, सेकंड ये पैटर्न है, थर्ड ये पैटर्न। देखो क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज इंटरवल में थर्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री हमारी इंक्लूडेड होती है। बाउंड्री इंक्लूडेड होती है तभी तो उसको क्लोज कर देते हैं बाउंड्री पर, और यहां पर जो बाउंड्री एक्सक्लूडेड होती है, बाउंड्री एक्सक्लूडेड होती है, मतलब बाउंड्री को हम कंसीडर नहीं करते हैं।
ठीक है, बाउंड्री को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए हम एक बबल बनाएंगे और उसमें उसको डार्क कर देंगे, बबल को डार्क कर देंगे। ठीक है, और ओपन इंटरवल के लिए हमारे पास ये बबल रहेगा लाइक दिस, इसमें स्पेस रहेगा, बबल रहेगा लाइक दिस, इसमें स्पेस रहेगा। तो ये जो 4 हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं इंटरवल को, अगर हमारे सामने एक इंटरवल लिखा हो तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 7। अगर इसको इंटरवल में लिखना कैसे लिखेंगे, इसको इंटरवल में लिखना है कैसे लिखेंगे, 4 7। देखो 4 इंक्लूडेड है, x इक्वल टू 4 है तो 4 इक्वल टू है तो हम यहां पे क्या लेके आए, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल टू 7 भी है तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट लेके आए, इसका मतलब 7 इंक्लूडेड है। ठीक है, और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू -3 है तो -3 पे ऐसे लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इधर 8 लिखेंगे और यहां पर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। -3 से 8 की ड्यूरेशन इंक्लूडेड -3 एंड 8, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड -3 एंड 8। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, -3 से 8 की ड्यूरेशन एंड इंक्लूडेड -3 एंड 8, दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है बाउंड्री इंक्लूड करते हैं हम इसमें। इसको शो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है एक बार उसको देख लेते हैं, 4 से 7। सपोज करो कि ये कहीं 0 है, यहां पर कहीं हमारे पास 4 है, यहां पर हमारे पास 7 अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 7 और 4 और 7 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डार्क बबल बनाएंगे, डार्क बबल बनाएंगे और ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल 4 to 7 का। ठीक है, अब सिमिलरली हमें दिखाना है -3 to 8। अब यहां कहीं हमारे पास -3 होता है और यहां कहीं हमारे पास 8 है और दोनों ही इंक्लूड है, तो -3 पे बबल बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, और 8 पे बबल बनाएंगे लाइक दिस, डार्क बबल बनाएंगे और ये ड्यूरेशन यहां से यहां तक ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है -3 से 8 के क्लोज इंटरवल को। ठीक है, -3 से 8 के क्लोज इंटरवल को। इधर हम बात कर लेते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7। इसका मतलब क्या है कि हमने बाउंड्री को 4, बाउंड्री क्या है 4 और इधर है 7। x इज नॉट इक्वल टू 4, x इज नॉट इक्वल टू 7, x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 7। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो ओपन इंटरवल होंगे उनको लिखेंगे 4 7 4 7 ऐसे 4 7, ये ओपन इंटरवल में। इसका मतलब क्या है, इसे इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट हमने उस साइड को किया, इसका फेस 4 इज नॉट इंक्लूडेड, इस ड्यूरेशन में 4 to 7 की में 4 इज नॉट इंक्लूडेड और यहां पर 7 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 7 इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन -3 तो x इज नॉट इक्वल टू -3, x इज लेस देन 8, इट मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल टू 8। तो -3 से 8 के बीच में जो ड्यूरेशन होगी उसमें -3 को एक्सक्लूड कर देंगे और 8 को एक्सक्लूड कर देंगे, 8 को एक्सक्लूड कर देंगे। फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज 4 7 ड्यूरेशन लिखी, 4 नॉट इंक्लूडेड 7 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, या फिर -3 और 7 8 की ड्यूरेशन जो है वो लिखी, 3 नॉट इंक्लूडेड 8 नॉट इंक्लूडेड। ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाएंगे इसको, ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहां पर कहीं 0 लाई करता है। ठीक है, यहां पर कहीं 0 लाई करता है, समवेयर इट इज -3, समवेयर इट इज 4
समवेयर इट इज 7 एंड समवेयर इट इज 8। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं 4 to 7। 4 and 7 एक्सक्लूडेड, तो क्या करेंगे 4 और 7 पे एक बिग बबल बनाएंगे लाइक दिस। तो 4 और 7 एक्सक्लूडेड रहेंगे और हम उनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बबल जब में स्पेस दिखता हमें, डार्क बबल नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरवल ओपन इंटरवल है। लाइक -3 यहां पर है, बबल बनाएंगे, 8 यहां पर है, बबल बनाएंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन इंटरवल को। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल को। क्लोज इंटरवल में क्या है कि बाउंड्री इंक्लूडेड होती है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री एक्सक्लूडेड होती है। अब इसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज और होती हैं, वो क्या है? ठीक है, एक हमारे पास होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और एक हमारे पास होता है क्लोज ओपन इंटरवल। कई बार क्या होता है, एक साइड की बाउंड्री को हम इंक्लूड कर देते हैं, दूसरी साइड की बाउंड्री को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, एक बार एक साइड की बाउंड्री को इंक्लूड करेंगे, दूसरी साइड की बाउंड्री को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यही। ठीक है, एग्जाम्पल में थर्ड वाले के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ओपन क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। तो ओपन क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। ओपन क्लोज में जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो ओपन होगा, सेकंड होगा क्लोज होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 7, इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 7। अगर बाउंड्री की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे ओपन में? ये 4 to 7 की तो ड्यूरेशन होगी, 4 से 7 की ड्यूरेशन में x प्रेजेंट रहेगा, बट 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 को इंक्लूड करेंगे। या फिर हम इसको लिखेंगे 4 7 की ड्यूरेशन रहेगी, 4 को इंक्लूड नहीं करना और 7 को इंक्लूड करना, और 7 को इंक्लूड करना, ऐसे। ठीक है, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे इसको? ये देखो, ये हमने नंबर लाइन ली, नंबर लाइन पे हमने क्या किया, ये कहीं 0 है, हमने माना यहां पर 0 है। ठीक है, यहां पर कहीं 4 है, यहां पर कहीं 7 है। अब 4 को इंक्लूड नहीं करना तो 4 पे बनाएंगे ओपन इंटरवल, 7 को इंक्लूड करना, 7 पे बनाएंगे डार्क, और इसको यहां पर देखो हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया, 4 को इंक्लूड नहीं किया है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है यहां पर। तो इसी तरह से हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, जो फोर्थ टाइप होती है वो हमारी क्लोज ओपन इंटरवल होती है, क्लोज ओपन इंटरवल होती है। क्लोज ओपन इंटरवल में एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर क्लोज रहेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 7, इट मींस दैट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 7। अगर बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 है, ड्यूरेशन 4 to 7 की रहेगी, इक्वल टू 4 है तो क्लोज कर देंगे, और नॉट इक्वल टू 7 है तो ये वाला ओपन कर देंगे। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में अगर दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, 4 to 7 की ड्यूरेशन लेंगे, यहां क्लोज कर देंगे, यहां ओपन कर देंगे, यहां क्लोज कर देंगे, यहां ओपन कर देंगे। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 7 ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 7, तो तब भी ये गलत नहीं होगा, तो इस तरह से हमारे पास 4 इंटरवल्स अवेलेबल रहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। जब हम ओपन की बात करेंगे तो बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब हम क्लोज की बात करेंगे तो बाउंड्री को हमेशा इंक्लूड करेंगे, और नंबर लाइन पर उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां क्लोज इंटरवल है तो इसको बोल सकते हैं क्लोज क्लोज। जैसे ओपन क्लोज यहां है, क्लोज ओपन है, तो ये क्लोज क्लोज होगा, ये ओपन ओपन हो गया, ये ओपन ओपन हो गया। ओके।